अरेस्ट करने आई पुलिस वैन को बम से उड़ा देना। पुलिस अफसर का सिर काटने के बाद उससे फुटबॉल खेलना। 2000 हाथियों को शिकार करके इंटरनेशनल बिजनेस करना। चंदन के पेड़ों की तस्करी से अरबों रुपए कमाना। 184 लोगों को जान से मार देना। फिल्मी सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप करना। यही नहीं, मांग पूरी ना होने पर पूर्व मंत्री को मौत के घाट उतार देना और अपनी ही मासूम बेटी को गला घोंटकर मार देना ताकि उसके रोने की आवाज से पुलिस उसे गिरफ्तार ना कर ले। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इतना सारा क्राइम करने के बाद भी मरते दम तक ये इंसान कानून के लंबे हाथों से दूर रहा और 50 करोड़ का इनाम भी इसे गिरफ्तार नहीं करवा सका। सुनने में थोड़ा फिल्मी लग रहा है ना? हाँ, फिल्मी लग सकता है, क्योंकि जिस इंसान की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो किसी विलन से कम नहीं था। उसकी सारी लाइफ ही किसी साउथ इंडियन मूवी से कम नहीं है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से तो आप सब वाकिफ होंगे। आज का हमारा खलनायक पुष्पा का भी बाप है, कूज मुन्नीस्वामी वीरप्पन। इस नाम से हर साउथ इंडियन वाकिफ होगा। सोचो कि वीरप्पन कितना खतरनाक होगा कि पुलिस ने उस पर 50 करोड़ का इनाम रखा था। भारत में दाऊद इब्राहिम के बाद वीरप्पन ही वो शख्स था जिस पर सरकार ने इतना इनाम रखा। वीरप्पन किसी के लिए रॉबिन हुड तो किसी के लिए जंगली भेड़िए से भी खतरनाक। जब उसकी मौत हुई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इन सारे किस्सों के बारे में मैं आपको एक एक करके आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहा जाता है कि वीरप्पन इंसान के रूप में जंगली जानवर था। वीरप्पन जंगल का राजा था या शैतान, ये आप ही पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताना। इंडिया के टॉप के क्रिमिनल्स में से एक वीरप्पन ने 184 लोगों का कत्ल किया था। सिर काटना उसका शौक था। लोग ही नहीं बल्कि 2000 हाथियों को मारने का इल्जाम भी उसके सिर पर है। हाथी दांत के साथ ये चंदन की लकड़ी की तस्करी के लिए पॉपुलर था। उसने करीब 10,000 टन चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी तस्करी की। इसकी कीमत करीब $2.5 करोड़ के पास है। सिर्फ हाथी के दांत से ही वीरप्पन ने $30 लाख कमाए थे। इसे मारने के लिए 2 स्टेट्स को मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी थी। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए टोटल 20 करोड़ रुपए खर्च किए। कई लोग ये आंकड़ा 100 करोड़ भी बताते हैं। वो खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझता था। उसे अपनी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने का बड़ा ही शौक था। वीरप्पन ने जो लोग मारे थे उनमें से ज्यादातर पुलिस वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर थे या वो लोग जिन पर उसे थोड़ा सा भी शक होता कि ये पुलिस के साथ मिला हुआ है। वो जानवरों की तरह अपने दुश्मनों को मारता था। कूज मुन्नीस्वामी वीरप्पन 18 जनवरी 1952 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर गोपीनाथम गांव में पैदा हुआ था। चरवाहे परिवार में जन्मा वीरप्पन जंगल में ही रहता था। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार क्राइम किया। ये जानवरों की नाजायज तस्करी करने लगा, जिसे लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारियों के साथ इसका झगड़ा हो जाता है और वीरप्पन अपने पहले कत्ल को अंजाम देता है। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस मर्डर के बाद वो जंगल के और छोटे मोटे जानवरों और चंदन की तस्करी करने वाले गैंग्स के साथ जुड़ने लगा। वीरप्पन ने कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में धीरे धीरे ये सारे गैंग खत्म कर दिए और खुद जंगल का राजा बन गया। उसने 100 लोगों को अपनी गैंग में शामिल करके उसे मजबूत बना लिया। वीरप्पन खुद हाथी का शिकार करता। उसका निशाना इतना सटीक होता था कि वो सीधा हाथी के माथे के बीचों बीच लगता। जब तस्करी की दुनिया में वीरप्पन मशहूर होने लगा तो उसने किडनैपिंग की दुनिया में भी कदम रखना शुरू कर दिया। वो अमीर लोगों को किडनैप करता और बदले में उनसे फिरौती लेता। एक बार उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी समझकर नेशनल ज्योग्राफी के 2 जर्नलिस्ट किडनैप कर लिए थे। ये करीब 9 से 11 दिन वीरप्पन के पास रहे। जब उसे पता चला कि ये लोग अधिकारी नहीं तो उसने उन्हें छोड़ दिया। छूटकर आने के बाद उन्होंने वीरप्पन के बारे में हैरान करने वाले खुलासे किए थे। उन दोनों ने बताया था कि वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा भावुक था। वीरप्पन ने उन दोनों से कहा था कि जंगल में जो कुछ भी होता है उसके नाम पर मर दिया जाता
जाता है, पर उसे पता है कि इस काम में 20 से 25 गैंग और भी शामिल हैं। सारा काम वो ही नहीं करता, वो सब उसने छोड़ दिया है। 1992 तक आते आते वीरप्पन बहुत खूंखार बन चुका था। वीरप्पन ने अपना आतंक पूरी तरह फैलाया हुआ था। इसी दरमियान उसने 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया। तब 9 अप्रैल 1993 को पुलिस एक्शन मोड में आती है। पुलिस टीम की 2 बसें जंगल में वीरप्पन को गिरफ्तार करने के लिए जाती हैं, पर जंगल तो उसका घर था। वीरप्पन अपने इस घर की एक एक चीज से वाकिफ था। वो सेम टू सेम पक्षियों की आवाज निकाल लेता था, यहाँ तक कि पेड़ के पत्तों के सरकने की आवाज से ही वो पहचान जाता था कि जंगल में कौन किधर से आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब पुलिस की बसें जंगल में एंटर होती हैं तो वीरप्पन झट से पहचान लेता है। उसने जगह जगह बारूद बिछा रखा था। जैसे ही बसों की एंट्री जंगल में होती है, वीरप्पन ब्लास्ट कर देता है। इस अटैक में 22 पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। इसे वीरप्पन का सबसे पहला मास मर्डर केस कहा जाता है। इसके बाद वीरप्पन ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को उठाया और गोली मारने के बाद उसका सिर काट दिया। इस अफसर से वीरप्पन इतनी खुंदक में था कि सिर काटने के बाद वो उससे फुटबॉल खेला करता था। इस अफसर की लाश पुलिस को बिना सर के मिली। फिर करीब 2-3 साल बाद जाकर पुलिस को उसका सिर मिला था। इस हत्याकांड के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही स्टेट्स में बहुत हंगामा हो जाता है। दोनों राज्य मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करते हैं और वीरप्पन को काबू करने के लिए जुट जाते हैं। बहुत मेहनत और चालाकी से पुलिस वीरप्पन को गिरफ्तार कर लेती है। 4-5 दिन वीरप्पन जंगल में ही पुलिस की हिरासत में रहता है। एक दिन वीरप्पन पुलिस के अधिकारियों से कहता है कि मेरे सिर में बड़ा तेज दर्द है, मुझे बालों में तेल लगाने के लिए चाहिए। पुलिस उसे तेल दे भी देती है। इस तेल को वीरप्पन अपने दोनों हाथों और कलाइयों पर लगा लेता है, जिससे उसकी हथकड़ियां आसानी से खिसक जाती हैं। हथकड़ियों से आजाद होने की देरी थी कि वीरप्पन गायब। सिर्फ यही एक मौका था जब वीरप्पन को पुलिस अरेस्ट कर पाई। इसके बाद पुलिस वीरप्पन को जीते जी हाथ भी नहीं लगा पाई। सोचो कि वो इंसान कितना खूंखार होगा जो अपनी बच्ची तक को मारने में जरा सा भी नहीं झिझका। तमिलनाडु के जंगली डाकू वीरप्पन की 2 बेटियां होती हैं। जब उसकी तीसरी बेटी जन्म लेती है तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। दरअसल जब ये छोटी सी बच्ची रोती है तो जंगल में दूर दूर तक उसकी आवाज गूंजती है। ऊपर से पुलिस उसे पकड़ने के लिए पूरी तैयारी में होती है। इस बच्ची की आवाज पुलिस तक ना पहुंचे और वीरप्पन गिरफ्तार ना हो जाए, इसी डर से वो खुद अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को गला घोंटकर उसे मार देता है। वीरप्पन किडनैपिंग, मर्डर जैसी खतरनाक वारदातें जारी रखता है। पानी तब सर से ऊपर चला गया जब साल 2000 में कर्नाटक के बहुत बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को वीरप्पन किडनैप कर लेता है। जिस दिन राजकुमार का जंगल के पास नए बने घर का गृह प्रवेश था, उसी दिन वीरप्पन ने उन्हें उठा लिया। पूरे 108 दिन राजकुमार उसके कब्जे में रहते हैं। इस घटना के बाद उनके फैन भड़क जाते हैं। मीडिया में खबरें छपी। वो पुलिस से कभी अपने साथियों की रिहाई मांग रहा था, कभी कावेरी नदी का हिस्सा, तो कभी बहुत सारे पैसे। जब नेगोशिएशन से कोई बातचीत नहीं बन रही थी तो एक मैगजीन नखीरन के एडिटर आर गोपाल बीच में आते हैं। उन्होंने आकर वीरप्पन से बात की। सरकार उसे राजकुमार के बदले 50 करोड़ देती है, तब जाकर वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। वीरप्पन की गिरफ्तारी के लिए कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं, पर एसटीएफ हर बार नाकाम हो जाती है। यहाँ तक कि खूंखार डाकू वीरप्पन कर्नाटक के मंत्री तक को नहीं छोड़ता। साल 2002 में वो कर्नाटक के एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर एच नागप्पा को उठाकर जंगल में ले जाता है। पूरे राज्य में फिर से हंगामा मच जाता है। उन्हें बचाने के लिए एसटीएफ 2-3 ऑपरेशन करती है, पर वो नाकाम रहते हैं। एक तो वीरप्पन की पैसों की डिमांड नहीं पूरी होती, ऊपर से पुलिस के ये ऑपरेशन। इसके बाद वीरप्पन गुस्से से पागल हो जाता है। एसटीएफ ऑपरेशन के ठीक 3 दिन बाद नगप्पा की लाश जंगल के एक नदी के किनारे मिलती है। इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार को हाथ पांव की पड़ जाती है। सरकार उसकी गिरफ्तारी पर 50 करोड़ का इनाम रख देती है। वीरप्पन को काबू करना इसलिए भी इतना मुश्किल था क्योंकि वो 3 स्टेट्स कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जुड़े हुए जंगलों में रहता था। जिस स्टेट की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती, वो उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में भाग जाता।
ऐसे में इन राज्यों की पुलिस आपस में झगड़ पड़ती कि आप हमारी सीमा में कैसे दाखिल हुए। ऊपर से पुलिस को ढंग से जंगल का रास्ता भी नहीं पता होता था, जबकि वीरप्पन तो वहां का राजा बन चुका था। गांव के लोग भी उसके साथ ही होते थे, या कह लो कि उसका खौफ था या वीरप्पन उनकी पूरी मदद करता था। कई लोग उसे रॉबिन हुड की तरह भी मानते थे। जब उसे किसी भी गांव वाले से गद्दारी के बारे में पता चलता तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलती थी। इस सब के बाद एसटीएफ ने नई स्ट्रेटजी से वीरप्पन को पकड़ने का सोचा। उन्होंने घेराबंदी करके सख्ती बढ़ा दी। एक एक करके उसकी गैंग के सारे मेंबर्स को एनकाउंटर में मारना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते वीरप्पन की गैंग में सिर्फ 10 के करीब ही लोग बचे। फिर आता है साल 2004। एसटीएफ के हेड आईपीएस विजय कुमार को खुद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने ऑर्डर दिया था कि आपका सिर्फ एक ही मिशन है, वीरप्पन को पकड़ना या फिर उसे मारना। विजय कुमार पिछले 5-6 साल से वीरप्पन के केस में लगे हुए थे। वह वीरप्पन की रग रग से वाकिफ थे। वीरप्पन किसी भी किडनैपिंग के बाद अपनी ऑडियो या वीडियो भेजा करता था। विजय कुमार एक दिन बैठे उसकी वीडियो को बार बार देख रहे थे कि शायद कोई क्लू मिल जाए, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि वीडियो में सारा जंगल एक सा ही लग रहा था। फिर अचानक से उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि एक जगह वीरप्पन कुछ पढ़ रहा था, शायद कोई लेटर। इसे पढ़ते हुए उसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कभी वो आंखों को मसल रहा था तो कभी लेटर को आंखों के नजदीक लेकर आए। इससे विजय कुमार को अंदाजा लग गया कि इसकी आंखों में जरूर कोई प्रॉब्लम है। बाद में उन्होंने मुखबिरों से पता भी करवाया तो ये बात सही निकली। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण ये था कि वीरप्पन की मूंछें बहुत बड़ी थी। वो जब अपनी मूंछों में कलर लगाया करता था तो उसकी कुछ बूंदें आंख में चली गई, जिससे उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। वीरप्पन की आंखों की ये प्रॉब्लम पुलिस को खास मौका लगने लगी। इससे बनता है वीरप्पन को पकड़ने का मास्टर प्लान। इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन कुकून। वीरप्पन की उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां तक वो सिमट कर रह गया था। एक एम्बुलेंस तैयार की जाती है। इसका ड्राइवर और एक और एम्बुलेंस का आदमी भी एसटीएफ के ही मेंबर होते हैं। अब वीरप्पन को अपना शिकार बनाने के लिए चारा फेंका जाना था। अब एम्बुलेंस को जंगल के आसपास घुमाया जाने लगा ताकि वीरप्पन तक ये बात पहुंचे कि ये एम्बुलेंस सरकार की तरफ से लोगों की मदद के लिए है और उसे शक ना हो। वीरप्पन की आंखों की दिक्कत बढ़ने लगी। उसके इलाज के लिए सेलम अस्पताल जाना होता है। 18 अक्टूबर 2004 का वो दिन जब पुलिस के मास्टर स्ट्रोक से नाखबर वीरप्पन और उसके 3 साथी एम्बुलेंस में आकर बैठ जाते हैं। वीरप्पन को यकीन था कि पुलिस या कोई और भी एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकेगा। सारी प्लानिंग हो चुकी थी। ड्राइवर को पता था कि एम्बुलेंस को कहाँ रोकना है और कब भागना है। रात 9 से 10 बजे के बीच एक पॉइंट पर आकर ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है। टायरों से धुआं निकलने लगता है। ब्रेक लगाते ही ड्राइवर और अटेंडेंट निकलकर एम्बुलेंस से भाग जाते हैं। वीरप्पन और उसके साथियों को समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या गया। अचानक से मेगाफोन पर आवाज आती है कि वीरप्पन, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। वार्निंग सुनते ही एम्बुलेंस के अंदर से वीरप्पन और उसके साथी फायरिंग करने लगते हैं। बस इतने में पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है। इधर से भी गोलियां चलती हैं, उधर से भी गोलियां चलती हैं। करीब 20 मिनट के बाद एम्बुलेंस से गोलियां चलनी बंद हो गई। कोई भी आवाज तक नहीं आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा। तब एसटीएफ के लोग वहां सतर्क होकर पहुंचते हैं। पुलिस जब एम्बुलेंस का दरवाजा खोलती है तो उसमें 4 लाशें थी। एक वीरप्पन और 3 उसके साथी। 20 साल तक 3 स्टेट्स की पुलिस को उंगलियों पर नचाने वाला वीरप्पन मारा जा चुका था। वीरप्पन की पहचान उसकी मूंछें थी। पुलिस को एक बार तो लगा कि शायद उन्होंने किसी गलत इंसान को मार दिया। फिर जांच करने पर पता चला कि उस दिन छोटी मूंछों में वीरप्पन ही था। उसने अस्पताल जाने से पहले अपनी मूंछें छोटी करवा ली थी ताकि किसी को शक ना हो कि वो वीरप्पन है। उस दिन पुलिस की ओर से 338 राउंड गोलियां चली, पर वीरप्पन के सिर्फ 3 ही लगी, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। वीरप्पन की मौत कंफर्म होने के बाद विजय कुमार सीएम जयललिता को फोन करते हैं और बस यही कहते हैं, वीरप्पन केस इज क्लोज। कुछ लोगों का मानना है कि वीरप्पन की मौत की स्टोरी से बहुत अलग है। लोग मानते हैं कि धर्मपुरी के पास पुलिस ने पहले ही जिंदा वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद 2-3 दिन उसे अपने पास रखा और बहुत टॉर्चर किया। बदला लेने के लिए उसकी एक आंख निकाल ली।
फिर उसे मारकर एम्बुलेंस में रखा गया और मीडिया से तस्वीरें खिंचवाई। पर इस कहानी से एसटीएफ शुरू से ही इनकार करती आई है। जब वीरप्पन की मौत हुई तो लोगों ने जश्न मनाया। उसके डर के मारे जो लोग उसकी मुखबरी करते थे उन्होंने भी पटाखे चलाकर जश्न मनाया। कहा जाता है कि फिरौती और तस्करी के पैसे उसने जंगल में अलग अलग जगह पर मिट्टी के नीचे छुपा दिए थे। जहां भी वो पैसे छुपाता वहां मिट्टी पर एक अलग सा कोड छोड़ देता। उसकी मौत के बाद बहुत से लोगों ने जंगल में जाकर पैसे ढूंढने की कोशिश भी की। ज्यादा किसी के कुछ हाथ नहीं लगा, पर कहा जाता है कि कुछ लोगों को पैसे मिले भी। आज भी वो जंगल वीरप्पन के नाम से मशहूर है। हम इस वीडियो में वीरप्पन के क्राइम्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे और ना ही उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। वीरप्पन ने जिन पैसों के लिए इतना क्राइम किया, आखिरी समय में उस पैसे का एक भी रुपया उसके काम नहीं आया। ये थी वीरप्पन की कहानी। अगर आप वीरप्पन की जिंदगी से जुड़े और पहलुओं को भी जानना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर द हंट फॉर वीरप्पन डॉक्यू सीरीज भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।